हेलो स्टूडेंट्स। अब आज का टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, और कॉमन सेंस से रेजिस्टिविटी है तो रेजिस्टेंस है, क्योंकि सब जानता है R इज इक्वल टू कंडक्टर के लिए क्या रॉ L बाई ए। तो रॉ और R तो सेम भागता है, रेजिस्टेंस बढ़े, अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मतलब कि सोचो कि कोई मटेरियल है, कोई भी मटेरियल, और उस मटेरियल को हम हीट कर रहे हैं। ऐसे ही पहले मॉडल को मन में सोचो, हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो अब इस मटेरियल के रेजिस्टेंस पे या रेजिस्टिविटी पे क्या असर होगा, क्वेश्चन को पहले समझो। ठीक है, अभी इसका 3 केस होगा। पहला केस होगा कंडक्टर के लिए, मेटल के लिए, कंडक्टर या मेटल के लिए। दूसरा केस होगा इसका इन एलॉय के लिए। इसका जो सेकंड केस है वो एलॉय के लिए पढ़ेंगे हम लोग। और इसका थर्ड जो केस आएगा सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर पिछले क्लास में बताए थे थोड़ा सा कि ये चैप्टर 14 हम लोग को पढ़ना है। तो 3 केस में चलता है, पहला कंडक्टर, एलॉय और सेमीकंडक्टर। मतलब ये जो मटेरियल है पहले कंडक्टर है मान लो, और हीट दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। फिर सेकंड में एलॉय है। एलॉय क्या होता है, बहुत सारा मेटल को जब मिलाते हैं और बनाते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, तो एलॉय बनता है। ठीक है, हिंदी में मिश्र धातु, मिक्सचर ऑफ मेटल्स भी बोलते हैं। और सेमीकंडक्टर बताए थे कंडक्टर और इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी के बीच में जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी होता है। अब कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या होता है, कम होता है। इंसुलेटर का सबसे अधिक होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। अब कुछ मटेरियल होता है जिसका रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, जो भी मन में रखो, टू द फ्लो ऑफ करंट, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, तो ये 3 पे पढ़ेंगे हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो पहले फील कर लो कि टॉपिक क्या है। अब देखो एक ट्रिक बताते हैं, याद करने का ट्रिक है पहले, फिर पढ़ाते हैं। कंडक्टर का अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, मान लो ये कंडक्टर है, लेट अस सपोज, ठीक है, और कंडक्टर है, इसका मतलब क्या, इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टिविटी कम है। इतना तो तुम समझते हो, पहले सोचो कि कंडक्टर है, मेटल है, इसका मतलब कि शुरू में इसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कम है। और ये इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर का मतलब इसका शुरू में रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। ठीक, अब हम हिंट क्या कर रहे हैं तुमको कि अगर कंडक्टर का तुम टेम्परेचर पर, ट्रिक है, ट्रिक पहले बता रहे याद करने के लिए। अगर कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब शुरू में इसका रेजिस्टिविटी कम है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, और कंडक्टर का बिहेवियर इंसुलेटर की तरह होगा। और इंसुलेटर का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वेरी गुड, क्या वो सोच रहे हो मन में कि उसका जो बिहेवियर है वो कंडक्टर की ओर शिफ्ट करेगा। तो कंडक्टर इंसुलेटर बनेगा, इंसुलेटर कंडक्टर बनेगा। ये हिंट है, पहले याद कर लो, ऐसे समझने में आसानी होगा। तो आइए देखते हैं कंडक्टर को समझते हैं। सबसे पहले लास्ट क्लास में पढ़ाए थे हम कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टिविटी है रो, उसका फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताए थे। कंडक्टर के लिए m डिवाइडेड बाई n e स्क्वायर टाउ, चेक कर सकते हो, इसका डेरिवेशन की है लास्ट क्लास में कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई n e स्क्वायर टाउ। इसका मतलब क्या कि जो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के। और टाउ क्या था, सब जानता है, एवरेज कोलिजन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। अब तुम बताओ, इतना 2 दिन से तुम सुन रहे हो कि व्हेन या इफ द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, सीधे हम लिख रहे हैं भाई। तुम सोचो अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या बताए थे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन को, जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा। एनर्जी मिल जाएगा तो जो कोलिजन टाइम है वो डिक्रीज कर जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा ना। तो हम कैसे समझाए थे कि यहां से वहां मान लो पहले जा रहा है तो कुछ समय ले रहा है, मान लो समझाने के लिए ऐसा ही बोल देते 2 सेकंड। अब ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा, हीट मिल गया, तो यहां से वहां कम समय में जाएगा ना,
ये हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो टाइम है कोलिजन का टाइम, जो कोलिजन का टाइम वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फुर्ती बढ़ जाएगा तो टाइम डिक्रीज करेगा। तो अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये घटेगा, टाइम डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो when the temperature of conductor is increased, then the relaxation time decreases, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, and hence resistivity increases। तो अगर कारण समझ में आ गया कंडक्टर के केस में कि अगर कंडक्टर के केस में हम लोग कंडक्टर का टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम इलेक्ट्रॉन का, जो कोलिजन टाइम है इलेक्ट्रॉन का, एवरेज कोलिजन टाइम वो डिक्रीज करता है, जिसके कारण रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है। आप सोचो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है कंडक्टर का, इसका ग्राफ बनाएंगे, अभी रुक जाओ थोड़ी देर में। पहले कंडक्टर का बस याद कर लो कि टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी बढ़ा, ठीक है। टेम्परेचर अगर यहाँ पे देखो इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। एलॉय क्या होता है भाई, कंडक्टर से बनता है, मेटल से बनता है। तो एलॉय को ऐसा बनाया जाता है कि उसका जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टिविटी पे लमसम कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं होता है, स्लाइटली इंक्रीजेस। देखो एनसीईआरटी कैसे लिखता है, एज थ्योरी पार्ट याद करना है, एज टेम्परेचर ऑफ एलॉयज is increased, then so as temperature of alloys is increased, then the resistivity is slightly increased, slightly, थोड़ा सा, slight मतलब एकदम थोड़ा सा, slightly increased। तो एलॉय को ऐसा बनाया जाता है, क्योंकि देखो एलॉय हीटिंग एलिमेंट में भी काम आता है ना, टंगस्टन ये सब। एलॉय के केस में हम लोग नहीं चाहते, हम लोग नहीं चाहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जब हीट दे, मान लो ये एलॉय है तो इसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज करे तो रेजिस्टिविटी बहुत बढ़े, ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसका कुछ यूज़ है ना, हीटर के वायर में यूज़ करते हैं, बल्ब के फिलामेंट में यूज़ करते हैं। तो उस हिसाब से दिमाग लगा के बनाया जाता है कि इफ़ एज टेम्परेचर ऑफ एलॉय इज इंक्रीज then the resistivity slightly increased, मतलब कि रेजिस्टिविटी पे कोई लगभग असर नहीं होता है, थोड़ा सा बढ़ता है, एकदम थोड़ा सा। एलॉय का, मेटल का तो सब जानता ही है भाई, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, इसका तो सब कोई एग्जांपल जानता है। एलॉय का एग्जांपल आप याद रख लीजिए, ठीक है, नाइक्रोम, मैंगनीन, जो एनसीईआरटी में मेन दिया है हीटिंग एलिमेंट। हाँ, टंगस्टन भी लिख सकते हो, नाइक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटेन, हो सकता है पहली बार नाम सुन रहे हो। टंगस्टन भी लिख सकते हो, तो नाइक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटेन, ये सब एलॉय है। तो एलॉय में क्या हुआ कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी पे कोई खास असर नहीं होता है, स्लाइटली इंक्रीज करता है, ठीक है। ये दोनों तो समझो कि कंडक्टर और एलॉय तो बस लगभग सेम। अब सेमी कंडक्टर में क्या होता है, सेमी कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। अब इस फॉर्मूला को नहीं लगा सकते, ये फॉर्मूला किसके लिए था, कंडक्टर के लिए था। सेमी कंडक्टर क्या होता है ना, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक तरह का इंसुलेटर तुम सोचो अपने अंदर से कि फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं सेमी कंडक्टर में। अब सेमी कंडक्टर में क्या होता है, जब हम लोग हीट देते हैं तो इसमें जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, केमिस्ट्री पढ़े होगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, केमिस्ट्री पढ़े होगे, बहुत बार बता चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को, अब इलेक्ट्रॉन कैसा है शुरू में, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, किसमें, सेमीकंडक्टर में। फ्री इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में नेग्लिजिबल होता है। तो अब फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो ये तो कंडक्टर की तरह भी बिहेव करेगा नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, सेमीकंडक्टर का शुरू में रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब इसको हीट देते हो तो इलेक्ट्रॉन उस हीट को लेके बाहर आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ रहा है, सोचो, और बाहर आ रहा है मतलब फ्री हो रहा है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे फ्री होते चल जा रहा है, सेमीकंडक्टर का बिहेवियर क्या चीज की तरह हो जाएगा, कंडक्टर की तरह। तुम जैसे जैसे टेम्परेचर दोगे, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम फ्री एंड इट विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर। इसका मतलब सेमीकंडक्टर का शुरू में रेजिस्टिविटी क्या है, ज्यादा है, लेकिन वो जब कंडक्टर बन जाएगा तो उसका रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस घटते जाएगा। तो देखो क्या लिखता है, व्हेन
temperature of semiconductor is increased, then more and more orbital electrons gain energy and become free. अब बताओ, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है और फ्री हो रहा है, इसका मतलब सेमीकंडक्टर का बिहेवियर क्या चीज की तरह होता है? कंडक्टर की तरह। अब फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है, चार्ज कैरियर आ रहा है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर तुम यहाँ पे बैटरी लगाओगे तो करंट आ जाएगा ना उसमें, और करंट फ्लो करेगा मतलब कंडक्टिविटी बढ़ गया, कंडक्टिविटी बढ़ गया मतलब रेजिस्टिविटी घट गया। तो हिंदी में उस चीज को सोचो, तो यहाँ पे हेंस रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। और केमिस्ट्री में शायद पढ़े होंगे कि एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल सिलिकॉन, ऐसे हम लोग चैप्टर 14 का नाम ही है सेमीकंडक्टर, ये सब फिर से चैप्टर 14 में देखेंगे। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम सुने होंगे, ये सब सेमीकंडक्टर है। ठीक है, कार्बन को भी बहुत बार लिख देता है सेमीकंडक्टर में, ऐसा होता नहीं है, सिलिकॉन जर्मेनियम ही मेन सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पे 3 बात याद रखना, एक बार फिर रिपीट कर दे, थोड़ा मन में बोलना। कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। एलॉय में कोई खास असर नहीं होता है, स्लाइटली रेजिस्टिविटी बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है। सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, कभी कभी आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको ऐसे तुमको लिखना पड़ेगा। नोट करो, ग्राफ पहले बताते हैं इसका। तो ये लिखने कभी कभी आता है बोर्ड एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है थ्योरी पोर्शन में, कि बताइए टेम्परेचर डिपेंडेंस 3 कंडक्टर का, एलॉय का और सेमीकंडक्टर का। अब देखो ग्राफ, अब ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग 3 बार ग्राफ बनाएंगे। पहले ग्राफ बनाएंगे हम लोग मेटल का, मतलब कंडक्टर के लिए। किसका ग्राफ होगा? रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ होगा। ठीक है, पहला। दूसरा फिर से एलॉय के लिए, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच में ग्राफ एलॉय के लिए, और फिर टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच में ग्राफ बनाएंगे सेमीकंडक्टर के लिए। अब देखो, कभी याद नहीं करना है, बस समझ लेना है। समझ लोगे तो फिर कभी भूलोगे नहीं। कैसे याद करेंगे या कैसे समझेंगे? मेटल का क्या पता है, रेजिस्टिविटी शुरू में कम होता है, सब जानता है, 10th क्लास से जान रहे हो कि मेटल का मतलब ये होता है जिसका रेजिस्टेंस कम। अब क्या पता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। तो इसका जो ग्राफ है हम लोग का एनसीईआरटी का ग्राफ, थोड़ा सा इस तरह का ग्राफ है और फिर स्ट्रेट हो जाता है इस तरह से। ठीक है, मतलब कि थोड़ा पैराबोलिक है, शुरू में ऐसे थोड़ा जा रहा है और उसके बाद फिर स्ट्रेट भागते रहता है, लीनियर। ये मेटल के लिए। तो पहले सोचो कम है, कम रेजिस्टिविटी, फिर टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो ये बढ़ते जा रहा है। एलॉय में क्या बोले, एकदम हॉरिजॉन्टल बनेगा लेकिन हल्का ऊपर, स्लाइटली इंक्रीजेस। तो एकदम हॉरिजॉन्टल ऐसे, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है तो ऐसे नहीं बनाना है, थोड़ा सा स्लाइटली हल्का, देखो तिरछा रहना चाहिए, हल्का है ना, हल्का तिरछा। तो एकदम हॉरिजॉन्टल मत बनाना, हल्का उठाना एकदम। तो एलॉय का क्या बताए थे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे स्लाइटली रेजिस्टिविटी बढ़ते जाएगा। इसमें तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो देखिए लगातार फिर बढ़ते ही जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट भी बढ़ते जा रहा है ना। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट कौन है, रेजिस्टिविटी, स्लाइटली बढ़ाना है। और इन सेमीकंडक्टर में क्या था, शुरू ही में रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है क्योंकि सेमीकंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा और उसका बिहेवियर थोड़ा कंडक्टर की तरह होगा। तो इसका तुम्हारा ग्राफ थोड़ा इस तरह से आएगा, जो घटने वाला। ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर का। इसका मतलब कि देखो वाई कोऑर्डिनेट सोचो, अब एक्स टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पे टेम्परेचर है, वाई कोऑर्डिनेट पे रेजिस्टिविटी है, तो ये तो डिक्रीज कर रहा है ना। यहाँ पे तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे स्लोप इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे स्लोप हल्का इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, हल्का इंक्रीज कर रहा है।
तो ये आपका ग्राफ हो गया बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी बोल देगा कि सिलिकॉन के लिए बनाओ, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ बनाइए सिलिकॉन के लिए। तो दिमाग में रखना सिलिकॉन क्या था, सेमीकंडक्टर, तो ये ग्राफ बनेगा। कभी एक बार बोर्ड एग्जाम में आ गया था कॉपर के लिए बनाइए, ऐसा ही लिख देते हैं, एल्युमिनियम के लिए बनाइए, सिल्वर के लिए, तो मेटल है तो ये बनेगा। कभी बोल देगा नाइक्रोम के लिए बनाइए, तो नाइक्रोम के लिए बनाइए तो फिर हल्का स्लाइटली ऐसे बनेगा। तो कभी कभी नेमिंग कर देता है कि नाइक्रोम के लिए बनाइए, मैंगनीन के लिए बनाइए। तो ऐसे आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो कि इजी था ग्राफ। चलिए ग्राफ को ड्रॉ करिए जल्दी, और क्लियर भी होगा, याद हो गया होगा समझने के बाद कैसे करेंगे ग्राफ को। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहले इसको नोट कीजिए, रब करेंगे। ग्राफ को पहले नोट करिए। तो ग्राफ भी बनाने आता है, बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसका हम लोग मैथमेटिकल पोर्शन में आते हैं। मैथमेटिकल पोर्शन में फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, अल्फा से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अल्फा। ठीक, अब फिर से वही इमेजिन आपको करना है फिर से कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई कंडक्टर है, शुरू में इसका रेजिस्टेंस R0 है, रेजिस्टिविटी ρ0 है। अब याद रखिएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बदलता है, अभी कटिंग वाला नहीं है। लास्ट क्लास में कुछ और था कि कटिंग किए थे तो रेजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं होता, या स्ट्रेचिंग किए थे तो रेजिस्टिविटी पे, लेकिन ये टेम्परेचर वाला टॉपिक चल रहा है। अब क्या बता रहे हैं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और ये कंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो पिछले क्लास से कंपेयर मत कीजिए, पिछले क्लास में कटिंग बताए थे या स्ट्रेचिंग बताए थे ऑफ वायर, उसमें था कि मटेरियल चेंज नहीं होता है। लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ाने से मटेरियल के बिहेवियर पे चेंजिंग आता है, जिसके कारण रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे चेंजिंग आता है। ठीक, तो अब हम लोग मान लेते हैं इसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। एक मटेरियल है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए, तो मटेरियल को अगर स्लाइटली इंक्रीज किए तो अब पहले टेम्परेचर T0 था, अब मान लीजिए टेम्परेचर T हो गया। ठीक है, अब नया रेजिस्टेंस आपका बोलिए क्या हो गया R, नया रेजिस्टिविटी आपका क्या हो गया ρ। तो टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा दिए, क्या करके, हीट करके टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए स्लाइटली मान लीजिए। तो ऐसे पहले मन में सोचिए इस चीज को। अब पाया क्या गया है, फॉर कंडक्टर्स स्लाइट चेंज इन रेजिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली पाया गया। dr माने क्या, छोटा सा इंक्रीज, मतलब कि छोटा सा टेम्परेचर को बढ़ाएं, dt टेम्परेचर को इंक्रीज किए, तो टेम्परेचर को जब इंक्रीज किए तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर गया। तो पाया गया है फॉर्मूला फॉर कंडक्टर्स dr अल्फा r0 dt, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। dr इज इक्वल टू अल्फा r0 dt। dt क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो इंक्रीज किए हैं टेम्परेचर में छोटा सा, और dr क्या है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अल्फा r0 dt। r0 क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, और dt राइज इन टेम्परेचर। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, दोनों सेम नाम है। ठीक, इस फॉर्मूला को याद करना ही एक्सपेरिमेंटली आया है, एक्सपेरिमेंटली आया। इस पे बोर्ड में क्या आएगा अभी हम बताएंगे, अभी न्यूमेरिकल बताएंगे कि एग्जाम में क्या आएगा, पहले इसको समझो। अब यहां से इसको तुम देखोगे, अगर इंटीग्रेट करें आगे, dr अल्फा r0 dt। ठीक, तो बताओ कहां से कहा, रेजिस्टेंस पहले क्या माने थे, R0, और अब कितना हो गया R0 से R, और टेम्परेचर पहले क्या माने थे T0, और फाइनली क्या मान लिया T। तो यहां से सब जानता है dr का इंटीग्रेशन R, कहां से कहा, R0 से R, इधर का सॉल्व करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो R माइनस R0, इधर तो समझ में आ गया सबको। अब इधर अल्फा R0 कॉमन लो। हम लोग के सिलेबस में, जो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है, उसमें अल्फा कांस्टेंट मानता है। अभी अल्फा को समझाएंगे हिंदी में, टेंशन मत लो। सोच रहे हो कि सर अल्फा नहीं समझाएंगे, समझाएंगे अल्फा है क्या हिंदी में। पहले थोड़ा गणित को देख लो, मैथ्स को, फिर समझाते हैं। अब अल्फा और R0 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो E जब दोनों बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो गया, T, T0 से T,
हम लोग के सिलेबस में अल्फा कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी को ध्यान से देखो, अगर हम आर नॉट को इधर ले जाए, इधर, और कॉमन ले ले, कॉमन, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, टी माइनस टी नॉट को लिख दिया डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला है जिससे हम लोग का बोर्ड एग्जाम्स का सवाल बनता है। R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अभी अल्फा के बारे में बताते हैं, हिंदी में रुक जाओ। अब यहीं से तुम अगर अल्फा निकालते हो, अभी जो न्यूमेरिकल बनेगा, अभी जो हम न्यूमेरिकल 2-3 को बनवाएंगे, इसी पे बनवाएंगे। R बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब इसी में तुमको एक चीज और समझना है, R की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं रॉ एल बाई ए, रॉ एल बाई ए। आर नॉट के जगह पे रॉ नॉट, आर नॉट के जगह पे रॉ नॉट एल बाई ए, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या किया हम, आर के जगह, सब जानता है कि आर बराबर रॉ एल बाई ए होता है, तो रॉ एल बाई ए रख दिए। आर नॉट बराबर भी रॉ एल बाई ए लिख दिए, खाली रॉ नॉट लिख दिए क्योंकि इनिशियल था। बाकी ये जस्ट के तरह से एल एल कट गया, ए कट गया, यहाँ से क्या आ गया, रेजिस्टिविटी, रॉ बराबर रॉ नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये रेजिस्टिविटी का भी सेम फॉर्मूला आ गया। देखो जो बच्चा 11th में हीट हमसे पढ़ा है वो बोलेगा सर कुछ देखा देखा लग रहा है। हीट में याद करो, एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे हीट में, एल बराबर एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हीट में पढ़े थे और इसको ऐसे बोलते थे हम लोग क्लास में, याद करो, हीट में नया लेंथ इज इक्वल टू पुराना लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हीट में पढ़ाए थे ना, अल्फा बीटा गामा। न्यू लेंथ इज इक्वल टू पुराना लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, समझ में आ रहा, ऐसे बोलते थे। या फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो हीट में हम लोग ऐसा फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखो, तुम ऐसे बोल सकते हो फाइनल रेजिस्टेंस मतलब बाद का रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस या न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। फाइनल रेजिस्टेंस या न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फाइनल रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा टी है, डेल्टा टी, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। जैसे इस फिगर में डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब फिर से देखो, अल्फा निकालो। अगर मान लो हम इस फॉर्मूला से अल्फा निकालें, चलो अल्फा यहां से निकालते हैं, यहां से, तो आर अल्फा निकालते हैं आर माइनस आर नॉट, आर माइनस आर नॉट, फिर आर नॉट नीचे गया आर नॉट डेल्टा टी। तुम देख लेना, अरेंज करके हम यहां से अल्फा निकाल लिए। तो अल्फा क्या है भाई, फ्रैक्शनल राइज इन टेम्परेचर। देखो आर माइनस आर नॉट बाई आर नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इसी चीज को अरेंज कर दिए। इसका मतलब क्या, कोई भी मटेरियल को जब हम लोग हीट करेंगे, कोई भी मटेरियल को हीट करेंगे तो पर डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री जब टेम्परेचर बढ़ा दे, हीट कर रहे हैं और 1 डिग्री तापमान बढ़ा दे, टेम्परेचर बढ़ा दे, तो जो फ्रैक्शनल चेंज आएगा रेजिस्टेंस में, उसी को अल्फा कहते हैं, उसी को अल्फा कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन हुआ अल्फा का भाई, तुम ध्यान से देखो अल्फा का डेफिनेशन, इट इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो चेंज आता, जो फ्रैक्शनल चेंज आता है, फ्रैक्शनल चेंज इसको बोलते हैं, जो फ्रैक्शनल चेंज आया रेजिस्टेंस में, उसी को अल्फा बोलते हैं। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। चलो यूनिट बताओ तुम लोग, इसका यूनिट कुछ भी यूनिट बस बताओ, यूनिट ऑफ अल्फा, अल्फा का यूनिट बताओ। देखो ये फ्रैक्शन है, तो ई तो ओम ओम कट गया, ओम ओम कट गया ऊपर नीचे, सिर्फ नीचे क्या बच गया, टेम्परेचर। तो यहाँ पे ओम ओम कट गया, तो टेम्परेचर का क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड नीचे, तो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, या ऐसे भी लिखता है पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड, या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, या फिर केल्विन इनवर्स, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स बोलो या केल्विन इनवर्स बोलो। तो अब मेन बच्चा पूछेगा कि सर इससे जो आप पढ़ाए पूरा,
इससे आएगा क्या, इससे प्रॉब्लम आता है, ये खुद नहीं आएगा, इससे प्रॉब्लम आएगा जो अभी हम करवाएंगे। तुम बस फॉर्मूला याद रखो, फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और सिमिलरली ऐसे भी बोल सकते हैं, फाइनल रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। तो पहले नोट करो इसको, प्रॉब्लम बना के बताते हैं कैसे क्वेश्चन आएगा अल्फा पे। और अल्फा का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, अल्फा का डेफिनेशन है इट इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कितना उस मटेरियल में, उस कंडक्टर में आपका रेजिस्टेंस में फ्रैक्शनल चेंज आता है। फ्रैक्शनल चेंज चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग क्या पूरा रब करते हैं, पूरा नोट हो गया ना। चलो, फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो चलो लिख लो कॉपी में पहले। अब जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं, जैसे बोल रहा है ए प्लैटिनम वायर, a platinum wire has resistance of 10 ohm at 0 degree centigrade and 20 ohm at 273 degree centigrade. Find temperature coefficient of resistance, अल्फा निकालना है। Find temperature coefficient of resistance, अल्फा निकालना है। पूरा नहीं लिखेंगे, अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए, मतलब अल्फा निकालिए। अब ये कोई क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है प्लैटिनम वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो मान लो इनिशियल आर नॉट कितना है, 10 ओम है। कब, जब टेम्परेचर शुरू में, जब टेम्परेचर टी नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब फिर बोल रहा है कि फाइनल रेजिस्टेंस 20 ओम हो गया बढ़ के, जब टेम्परेचर बढ़ के हो गया 273 डिग्री सेंटीग्रेड। यही ना क्वेश्चन बोल रहा है। तो अब अल्फा का क्या बताए थे, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। देख लो, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, यही ना निकाले थे हम यहाँ पे। अब अल्फा निकालना है, पुट कर दो। तो आर माइनस आर नॉट, तो 20 माइनस 10, आर नॉट फिर से 10 इंटू इस 0 में से घटेगा तो 273 हो जाएगा, माइनस 0 हो गया ना। 270 चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे हम लोग का 10 आ गया, 10 कट गया, आंसर आ गया 1/273 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, आंसर हो गया। तो ये कुछ नहीं करना था, ये 1 मार्क्स में आता है कभी कभी, तो ये बस फॉर्मूला पे तुमको यूज कर लेना है, ठीक है। पहले नोट करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, बना के दिखाना। तो एक सिंपल फॉर्मूला पे लगा दी, यही फॉर्मूला पे लगाना है। Next question, the resistance of a silver wire at 30 डिग्री सेंटीग्रेड is 100 ओम। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ओम है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिल्वर वायर। एट व्हाट टेम्परेचर इट्स resistance will be 112 ohm if temperature coefficient of resistance is 1.2 into 10 to the power -4 आई होप कि दिख रहा होगा, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, देख लो भाई कि बनेगा कि नहीं तुम लोग से। हमको लगता है बन जाएगा तुम लोग से, इजी है। अब इस बार क्या निकालना है, एट व्हाट टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर निकालना है हम लोग को। इस बार हम लोग को फाइनल टेम्परेचर निकालना है। चलो बोलो, सबसे पहले क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए सिल्वर वायर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियल 100 दिया हुआ, 100 ओम, यहां तक समझ गए। बोल रहा है एट व्हाट टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस बिकम 112 ओम, हो गया नया रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस। इफ टी निकालना है, यही एट व्हाट टेम्परेचर। और अल्फा हम लोग का दिया हुआ 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -4 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। बना लोगे, एकदम बना लोगे, बस फॉर्मूला पे रखना है यार। चलो सिंपली फॉर्मूला पे रखना है।
चलिए आइए सॉल्व करते। क्या था, फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या था, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये हम पढ़ा चुके हैं। अब चलो आर के जगह पे बोलो 112, आर नॉट के जगह पे बोलो 100, ठीक है, ब्रैकेट तोड़ दे रहे हैं, ब्रैकेट तोड़ रहे हैं। चलो तो यहाँ पे प्लस, तो आर नॉट हो गया, फिर आर नॉट, तो 100, ब्रैकेट तोड़ दिए, ध्यान देना, फिर मत बोलना कि नहीं समझ में आया। ये आर नॉट फिर आर नॉट, तो आर नॉट के जगह 100 रख रहे हैं, ठीक है। चलो अल्फा, अल्फा के जगह पे बोलो वहां पे 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -4, टी के जगह पे निकालना है, और ये 30। देख लो भाई, ब्रैकेट तोड़ दिए थे। अभी 100 इधर लाओ, तो 112 माइनस 112, ठीक है, और फिर ओहो पूरा करें, इधर आगे बाकी सब जस के तस रह गया। देखो भाई तुम लोग के लिए फिर पूरा स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। अब इसको अगर अरेंज करें तो देखो तो किसको किसको दिख रहा है, t-30 अकेले हो गए एक तरफ, ये बाकी पूरा नीचे आ जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 100, 1.2, 10 टू दी पावर -4। देख लो तुम लोग के लिए तुम स्टेप बाय स्टेप, तो इसी को तुम सॉल्व करोगे, इधर करते हैं। तो t-30 अब के जगह पे 12, ये 100 को छोड़ो, ये 1.2 में से 10, ये डेसिमल का 10 ऊपर कर दिया, और ये पूरा ऊपर जाएगा 10 टू दी पावर 4, तो 1 2 3 4 सॉल्व कर लेना। 12 12 कट गया, 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा, तो 1000, तो t-30 इज इक्वल टू 1000, तो t इज इक्वल टू 1030 डिग्री सेंटीग्रेड। देख लो भाई 30 उधर कर दिए और 1000 में ऐड कर दिए, तो बस फॉर्मूला पे रख के हम लोग फाइनल टेम्परेचर निकाल लिए। इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। अब एक टेस्ट होगा, जो जो आंसर टेस्ट का सही बताएगा वो हमको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में एकदम हर साल आता है। तो अब एक टेस्ट है, और ये टेस्ट में जो जो आंसर सही देगा हमको इन्फॉर्म करेगा व्हाट्सएप पे कि सर हम बना लिए थे। आईक्यू टेस्ट होगा, ये बहुत सबसे फेमस क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस, क्वेश्चन लिख रहे हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर becomes 20% more than its resistance at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और अल्फा दिया हुआ है कॉपर का, अल्फा दिया हुआ है कॉपर का, कॉपर का अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 इंटू 10 टू दी पावर -4, ठीक है, केल्विन इनवर्स। याद रखना, एक बात बताए थे, रुक जाओ, चेंज इन टेम्परेचर, हीट में एक बात बताए थे, हीट जब पढ़ाए थे 11th में, जब हीट हम पढ़ाए थे 11th स्टैंडर्ड में, तो क्या बताए थे, चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में सेम आता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर यहाँ पे केल्विन इनवर्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ इसी को लिख सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। क्यों? क्योंकि ये डेल्टा टी से आया ना, टेम्परेचर से नहीं आया, चेंज इन टेम्परेचर से आया। और टेम्परेचर नहीं बोल रहे हम, टेम्परेचर नहीं बोल रहे। सुन लो, अगर कोई बच्चा 11th हीट हमसे नहीं पढ़े हो और नहीं ध्यान दियो, जो हमसे पढ़ा है उसको मालूम है कि चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में या केल्विन में सेम होता है। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर से हम लोग का अल्फा आया, क्योंकि अल्फा क्या था, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी। और डेल्टा टी हम लोग जानते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में सेम होता है, ठीक है, हीट में बताए थे। चलो अब तुम लोग टेस्ट है, उतना मत सोचो, अभी सोचो कि इतना दिया हुआ है अल्फा, सेंटीग्रेड में ही दिया है, तुम लोग निकालो टेम्परेचर जल्दी। और जिसका जिसका आएगा वीडियो पॉज करो, हमको इन्फॉर्म करेगा। ई बन गया मतलब कि तुम कैलकुलेशन कर लेते हो, बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा अच्छा मार्क्स आएगा। ये सब तुमसे बनना चाहिए, ये सब भी नहीं बनेगा तो फिर आईक्यू बहुत कमजोर है भाई। ये सब बनना चाहिए, सवाल जल्दी बनाइए।
बस फॉर्मूला पे रखना है। वीडियो पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए जल्दी से। जिसका जिसका बनेगा सब इन्फॉर्म करेगा हमको कि सर मेरा बन गया था। झूठ झूठ इन्फॉर्म नहीं करना। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर बिकम्स 20% मोर। तो फाइनल रेजिस्टेंस हो गया 20% मोर, ठीक है ना, मोर देन इट्स रेजिस्टेंस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी करो, वीडियो पॉज कर लो और बनाओ अपने से पहले। चलिए आप लोग वीडियो पॉज किए होंगे, अब हम अपना बताते हैं। अगर बन गया होगा तो फिर वीडियो को फिर से देखें। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो नया रेजिस्टेंस है वो पुराना रेजिस्टेंस प्लस 20% ऑफ पुराना रेजिस्टेंस। इसका मतलब कि फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस प्लस 20/100 इनिशियल रेजिस्टेंस। इतना बच्चा की तरह पूरा बताना पड़ता है। ऐसे हो गया। ये क्वेश्चन बोल रहा है, अरे भाई जैसे तुम्हारा सैलरी है, मान लो तुम 100 रुपया कमाते हो, 100 रुपया कमाते हो। हम बोले कि आज से तुम्हारा 20% बढ़ जाएगा, तो तुमको 20 रुपया कमाओगे। ऐसे सोचना है। तुम अगर 100 रुपीज तुम्हारा है तुम्हारा सैलरी और आज से 20% इंक्रीज हो गया, तो 100 रुपया तो मिल रहा था तुमको, अब उसी में बढ़ा के 20% और मिलेगा, मतलब 100 का 20%, तो अब तो 120 रुपया मिलेगा। जैसे मान लो 80 रुपया तुम्हारा सैलरी है, लेट अस सपोज कि तुम्हारा सैलरी कितना है 80 रुपीज। अब तुम बताओ ना, 80 रुपीज तुम्हारा सैलरी है, आज से चलो 20% बढ़ गया तुम्हारा सैलरी, 20% बढ़ गया, तब 20 रुपया मिलेगा तुमको। अब 80 रुपया तो मिल ही रहा है, अब 80 रुपया का 20% बढ़ा के बताओ कितना आंसर आएगा, 96 रुपीज। कैसे? 80 रुपीज मिल रहा था और 80 रुपीज में 20% इंक्रीज हो गया, तो 8 2 16, तो 80 रुपीज प्लस 16, तो अब नया सैलरी कितना हो गया, 96 रुपीज ना हो गया। कौन कौन बच्चा 100 रुपीज बोल रहा है? गलत गलत, 96 रुपीज होगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जैसे ये तुम समझ गए, तो पहले मान लो रेजिस्टेंस कितना था, R0 शुरू में इनिशियल, तो ये R0 तो है, अब उसी में बोल रहा है कि 20% बढ़ गया, तो मूर्ख R0 तो मिल ही रहा था, 80 रुपया तो मिल ही रहा था, अब 80 रुपया में 20% ना बढ़ गया, तो जो R0 था वो तो है, उसी में ना 20% बढ़ गया। अब समझ में आ गया होगा तो फाइनल रेजिस्टेंस कैसे हुआ। बहुत बच्चा ऐसे कर दिया होगा। तो चलो R बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 6/5 काटो यहाँ पे 2 के टेबल में R0। अब सबको जानता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। चलो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब चलो रेजिस्टेंस R की जगह क्या रखते हैं, 6R0/5। ये क्वेश्चन में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये R0 आपके जगह पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम का हमेशा रिपीट करता है ऐसा क्वेश्चन। अब अल्फा दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴। फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। इनिशियल टेम्परेचर कहाँ गया जी, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो R0 दोनों साइड कट गया, ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐसा हो गया 6/5 इज इक्वल टू 1 प्लस ई, सुनो ना नीचे कर देते इसको, 1 2 3 4, अच्छा लगता है वैसे। चलो ऐसा हो गया, देख लो अच्छा से, यहाँ से 1 इधर लाओ, तो ई क्या हो जाएगा 6/5 माइनस 1, ठीक है, तुम लोग के लिए कर रहे हैं, ध्यान दो। तो 1/5, ये 1 इधर लाके सॉल्व कर दिए, 1/5 आ गया, 1 4 t माइनस 27। अब ई तो इधर आ गया पूरा, ठीक है, पूरा इधर आ गया और ई नीचे चला गया, तो कितना बच्चा दिख रहा है, ई 10⁴ इधर आ गया, 5 2 10 क्रॉस कर दिए, t माइनस 27, तो यहाँ से हम लोग का हो गया, ये कट गया 1000 इज इक्वल टू t माइनस 27, तो t कितना आ गया 1027 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ये आंसर किसी स्टूडेंट का अगर इसी का आंसर केल्विन में है, किस क्या बताए थे, 273 जोड़ दो। अगर टेम्परेचर इन केल्विन निकालना है, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड पता है, तो 273 अगर ऐड कर देंगे डिग्री सेंटीग्रेड में, तो टेम्परेचर क्या चीज में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा टेम्परेचर। तो अगर बच्चा इसको केल्विन में बनाए और ऐसे लिख दे
कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 273 तो 1300। यही आंसर ठीक है, यही आंसर ठीक है। लेकिन बाय द वे कोई लिख दे 1300 केल्विन तो उसका भी सही है, क्योंकि सब जानता है ये वाला फॉर्मूला कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में है और 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में भी आंसर लिखा जा सकता है ऐसे। यही आंसर तुम्हारा सही है, दोनों आंसर सही है। जिसका जिसका आया होगा इसका आंसर वो हमको इन्फॉर्म करेगा कि सर मेरा आ गया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पर्सपेक्टिव से। तो अच्छा तुम ध्यान दिया ना, बस कुछ करना नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है। फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसी से प्रॉब्लम बनते चल जाता है। क्लियर? तो आज हम लोग क्या देखे भाई, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी देखा, और उस पर कैसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आते रहता है ये देखिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आते रहता है हमेशा। ठीक है, तो अब फिर मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ना है, सीरीज और पैरेलल, और किरचॉफ लॉ पढ़ना है। ठीक है, तो पहले किरचॉफ लॉ पढ़ा ही देंगे और उसके बाद सर्किट का प्रैक्टिस करवाएंगे। 3 या 4 वीडियो प्रैक्टिस होगा सर्किट का, और उसमें कैपेसिटर सर्किट भी कुछ आएगा। कैपेसिटर जो पढ़ाए थे ना उसमें भी कुछ किरचॉफ लॉ से सवाल बनता है, उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले इसको नोट करें, फिर मिलते हैं। बाय बाय।